जब तुम्हारी प्रेमिका का दिवाला निकल गया तब तुम उसके साथ सिर्फ एक बेसमेंट में ही रहने जा सकते थे, लेकिन तुम एक बड़े आलीशान बंगले में रहने के आदी थे। तुम उसके साथ एक कठिन जीवन जीना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तुम उसे रोजाना बेकार कहकर उसका अपमान करते थे और यहाँ तक कि पैसों के लिए उसे बेचना भी चाहते थे। बाद में तुम्हें पता चला कि तुम्हारी प्रेमिका वास्तव में पैकिंग सर्कल की खोई हुई राजकुमारी थी और अपने परिवार द्वारा ढूंढे जाने पर उसने सबसे पहला काम यही किया। उसने तुम्हें यानी अपने दुष्ट बॉयफ्रेंड को सुअरों को खिलाने के लिए एक खाई में फेंकवा दिया। जब तक कि तुम उस बाड़े में सड़कर मर नहीं गए। तुम सुअरों का भोजन नहीं बनना चाहते और न ही सड़कर मरना चाहते हो, लेकिन तुम पहले ही महीनों तक दिवालिया हो चुकी मुख्य नायिका का अपमान कर चुके हो और खराब रिश्तों का स्तर अपने चरम पर है। तुम हताश होकर कमरे में चक्कर काट रहे हो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मौत इतनी जल्दी क्यों आ रही है? अचानक बेडरूम के दरवाजे का हैंडल घूमा। जो महिला कंपनी में काम करने गई थी वो वापस आ गई। उसकी भौहें इस तरह सिकुड़ी हुई थी जैसे उसे कोई पछतावा हो। उसने तुमसे सौदेबाजी वाले लहजे में कहा, शाओफान, पहले मैं तुम्हारे लिए एक सामान्य डोरियन खरीद देती हूँ। तुमने पूरी तरह से हैरान होकर अपना सिर उठाया। वो महिला 1.80 मीटर लंबी थी। पतले होंठ और फीनिक्स जैसी आंखें थी। उसकी लंबी और ठंडी निगाहें गंभीरता दर्शा रही थी। उसने सोचा कि तुम अभी भी नाराज हो और उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा कि एक माओ शान वांग की कीमत 600 थी और वह किसी बेहतर जगह पर जाने के लिए पैसे बचाना चाहती थी। भगवान जानता है कि वह हर दिन कंपनी में कड़ी मेहनत करती है और इसके अलावा वह देर रात तक एक सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में भी काम करती है, लेकिन वह खुद को खाने तक की अनुमति नहीं देती। तुम उसका अपमान करना कैसे जारी रख सकते थे? तुमने तुरंत बात बदली। अब मुझे डुरियन नहीं खाना है, मैं स्ट्रॉबेरी खाना चाहता हूँ। लियू रुयान अवाक रह गई। उसे याद था कि तुम्हें कभी स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं थी। तुम्हें कहना पड़ा कि तुम अपना स्वाद बदलना चाहते हो। उसने स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन जो बात तुम नहीं जानते थे वह यह थी कि जैसे ही उस महिला ने दरवाजा बंद किया उसने अपना शरीर उससे टिका दिया। उसकी आंखें सतर्कता और बारीकी से देखने से भरी थी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अचानक वह अब शिकायत नहीं कर रहा है। क्या वह आखिरकार थक गया है? क्या वह मुझे पूरी तरह से छोड़ने वाला है? शाम को लियू रुयान लगभग दौड़ती हुई घर वापस आई। वो फल लेकर अंदर आई और सीधे तुम्हारे कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही कमरा खाली था। उसकी सांसें अचानक थम गईं। उसने दरवाजे के फ्रेम का कमजोरी से सहारा लिया, उसका इकलौता सहारा। अब उसने वो रोशनी भी खो दी थी। ठीक उसी समय जब हताशा उसे खाए जा रही थी, तुम्हारी आवाज अचानक उसके पीछे से गूंजी, लियू रुयान, कपड़े धुल गए हैं, जाओ नहा लो। लियू रुयान का शरीर अचानक तन गया और वह अविश्वास से भरी आंखों के साथ पीछे घूमी। तुम गए नहीं? तुमने उलझन भरा चेहरा बनाया। जाना, आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। वो कपड़े सुखाने के लिए आगे बढ़ने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही तुम पीछे मुड़े तुम्हारी नजर मेज पर पड़ी। वहाँ एक बहुत बड़ा डुरियन और चमकीले लाल स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा रखा था, जिसके पैकेजिंग पर एक बहुत ही आकर्षक ब्रांड का नाम था। वो वही 600 वाला माओ शान वांग था। वो एक तहखाने में रहती थी। वह तुम्हारे लिए इतना महंगा फल खरीदना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? तुमने मुश्किल से थूक निगला और उससे पूछताछ की, क्या हमारी ये बात नहीं हुई थी कि तुम सिर्फ स्ट्रॉबेरी खरीदोगी? और किराए का क्या? लियू रुयान ने बेफिक्री से कहा, मैं दिन में 2 घंटे अतिरिक्त काम करती हूँ और इसे वसूल कर लेती हूँ। ये सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया। कल रात तुम्हारे तानों के कारण वह 2 घंटे कम सोई थी और आज डुरियन की वजह से वह काम करके खुद को मारने वाली थी। तुमने उसे दरवाजे से बाहर जाते देखा। तुमने अपने दांत भींचे, मेज से डुरियन उठाया और वापस फलों की दुकान की ओर भागे। तुमने मालिक से मिन्नतें की, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने कुछ देर पहले ही खरीदा था, क्या आप मुझे पैसे वापस दे सकते हैं? हम किराया नहीं दे पा रहे हैं। काफी देर तक जिद करने और मिन्नतें करने के बाद मालिक ने आखिरकार तुम्हें 580 वापस दे दिए। पैसों के साथ एक स्टेशनरी की दुकान के पास से गुजरते समय अचानक तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया। तुम एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से थे। तुम पैसे कमाने के लिए अंडरपास में जाकर चित्र बेच सकते थे और जल्द ही इस नरक जैसी जगह से बाहर निकल सकते थे। जहाँ तक लियू रुयान को छोड़ने की बात थी, तुमने इसके बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि मुख्य नायिका को छोड़ना भी मौत का ही एक रास्ता था। तुम्हें तब तक जीवित रहना था जब तक कि वह मुख्य नायक से न मिल जाए और तुम मुख्य कथानक का सुरक्षित रूप से पालन न कर सको। सुबह के 2 बजे लियू रुयान थकी हारी घर पहुंची, लेकिन दरवाजे को धक्का देते ही वह सुन्न रह गई। मेज पर एक छोटा पीला नाइट लैंप जल रहा था और रोशनी के नीचे एक कागज और नोटों की एक गड्डी रखी थी। उसने अपनी एक भौं उठाई और कागज उठाया। लियू रुयान, मैंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए और फिर भी तुमने इसे खरीद लिया। मैंने इसे वापस कर दिया और 580 ले आया। मैंने कुछ पैसे ड्राइंग ब्लॉक पर खर्च किए, बाकी यहाँ हैं। बकवास चीजों पर दोबारा पैसे मत खर्च करना। तुमने जानबूझकर मूल व्यक्ति के रोबीले लहजे की नकल की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तुमने एक पल के लिए सोचा और कागज के अंत में एक और पंक्ति जोड़ दी, घर इतनी देर से मत आया करो, तुम्हें 10 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए। लियू रुयान को अचानक महसूस हुआ कि यह उसका भाग्य था कि तुम उसके साथ थे। कोई भी दूसरा आदमी निश्चित रूप से अब तक भाग गया होता। उसने
तुमने लैंप बुझाया और चुपचाप तुम्हारे बगल में लेट गई। अगली सुबह तुम कमरे में ध्यान लगाकर पेंटिंग कर रहे थे, जबकि लियू रुयान रसोई में व्यस्त थी। खाने की एक बेहतरीन खुशबू से पूरा घर महक रहा था, इतनी कि तुम्हारे पेट ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसने सोचा होगा कि वह राजकुमारी, जिसने पहले कभी पानी को हाथ भी नहीं लगाया था, तुम्हारी वजह से एक बेहतरीन शेफ बन जाएगी। ये मानना पड़ेगा कि जीनियस लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्कृष्ट होते हैं। तुमने ब्रश पकड़ा और रसोई में घुस गए। लियू रुयान, तुम इतना स्वादिष्ट क्या पका रही हो? उसने तुम्हारे सामने अंडे के साथ फ्राइड राइस की एक प्लेट रख दी। छक्कर देखो कि कैसा बना है। तुमने मुंह में एक चम्मच डाला और तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी। कितना स्वादिष्ट है लियू रुयान। इस हुनर के साथ तुम किसी 5 स्टार होटल में शेफ बन सकती हो। लेकिन कौन जानता था कि यह सुनकर लियू रुयान ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली और अप्रत्याशित रूप से पूछा, पहले क्या तुम हमेशा यह नहीं कहते थे कि मेरा खाना भयानक होता है? तुम्हारा दिल एक पल के लिए धड़क उठा और तुमने जल्दी से सफाई दी। मेरा मतलब है, महल के शेफ की तुलना में ये थोड़ा कम अच्छा था, लेकिन अब ये स्तर इस दुनिया से बाहर का है। लेकिन लियू रुयान को धोखा देना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था। उसकी तीखी नजर तुम पर टिक गई। इन 2 दिनों में तुम बहुत अजीब रहे हो। बात करने का तरीका, वो वाक्य के बीच में ही रुक गई, असहज महसूस करते हुए। तुम्हारा दिल गले तक आ गया, ये देखकर कि तुम लगभग पकड़े ही गए हो। तुमने चम्मच को प्लेट में फेंक दिया और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख ली। और अब जब मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? क्या तुम चाहती हो कि मैं हर दिन तुम्हारा अपमान करूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे? लियू रुयान ने तुम्हें देखा। तुम्हारा रूप पूरी तरह से हानिरहित लग रहा था, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, भौहें सिकोड़ी और हार मानने वाली वो पहली इंसान थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद लियू रुयान बर्तनों को धोने के लिए आज्ञाकारी रूप से रसोई में चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने तुम्हें पेंटिंग के रोल के साथ कुछ करते देखा। उसने सोचा कि तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो और बाहर जाते समय उसने लापरवाही से कहा, मैं काम पर जा रही हूँ, अपना सिर उठाए बिना। तुमने जवाब दिया, ठीक है, रात को 10 बजे मिलते हैं, घर का नया नियम, देर से नहीं आना, अपना सिर उठाए बिना। तुमने जवाब दिया। लियू रुयान एक पल के लिए रुकी। उसे रात के नोट के शब्द याद आए और उसने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, तुम अपने ड्राइंग ब्लॉक के साथ चुपके से बाहर निकल गए। तुमने एक ठंडा भूमिगत मार्ग चुना, तरबूज के स्टॉल के पास अपना स्टैंड लगाया। एक कार्डबोर्ड के बोर्ड पर तुमने आड़े तिरछे अक्षरों में लिखा, पेंसिल स्केच, 10 मिनट 10 युआन। वहाँ से गुजरने वाले एक युवा जोड़े का ध्यान तुरंत ही सोर गया। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, 2 लोगों को बनाने का कितना खर्च आएगा? तुम अपनी आंखें आधी बंद करके मुस्कुराए। पहला ग्राहक सिर्फ 10-20 मिनट बाद वो जोड़ा अपनी ड्राइंग से संतुष्ट होकर चला गया। तुमने अपने फोन पर आए 10 युआन को देखा। तुम खुशी से उछलने ही वाले थे। तरबूज बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें एक छोटा स्टूल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, स्टैंड पर तुम्हारा पहला समय है ना? तुमने स्टूल लेते हुए सादगी से मुस्कुराया। दादाजी, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। मैं तो बैठने के लिए कुछ लाया भी नहीं था। उस बूढ़े ने तुम्हें फिर से देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? तुम एक पल के लिए हिचकिचाए और अपना सिर हिला दिया। बस अपने आप ही ड्रॉ करता हूँ, मैं अपनी असली पहचान उजागर नहीं कर सकता। वो बूढ़ा तुम्हारी ड्राइंग को जितना अधिक देखता, उसे वे उतनी ही अविश्वसनीय लगती। तुम ऐसे ड्रॉ करते हो जैसे वे तस्वीरें हो। तुम उदासीनता से मुस्कुराए, शायद ये एक प्राकृतिक उपहार हो। सुबह के 9 बजे, ठीक उसी समय जब दफ्तर जाने वाले लोग जल्दी में थे, तुम्हारे स्टैंड ने, जो कि तेज और सस्ता था, अगले दिन के लिए 2 बुकिंग हासिल कर ली। तुमने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर तुम आशंकित थे, इस डर से कि अगले दिन वे तुम्हें छोड़ न दें। ठीक उसी समय लियू रुयान उसी भूमिगत मार्ग से गुजर रही थी। उसने तुम्हें तुरंत देख लिया। अगले ही सेकंड क्लास से अभी अभी बाहर आए एक बच्चे ने तुम्हारे हाथों से ड्राइंग छीन ली। तुम घबराकर एक झटके में खड़े हो गए। अरे, मेरी ड्राइंग, मैं इसे वापस नहीं कर रहा हूँ। बच्चा कागज पकड़कर भाग गया और देखते ही देखते गायब हो गया। उसकी माँ सिर्फ अपने फोन को देख रही थी, उस पर कोई ध्यान दिए बिना। लेकिन ठीक उसी समय जब वह बच्चा मार्ग के अंत तक पहुंचा, वो एक इंसानी दीवार से टकरा गया। लियू रुयान बर्फ की मूर्ति की तरह उसका रास्ता रोके खड़ी थी। उसके लाल होंठ हिले और उसकी आवाज ठंडी सुनाई दी, मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो? बच्चा डर गया और रोने लगा, मम्मी, यहाँ एक डायनासोर है, डायनासोर मुझे खाना चाहता है। तुम ठीक उसी समय दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे जब तुमने ये सुना, डायनासोर? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी हंसी छूट गई। डायनासोर? हाँ। बच्चे के नजरिए से लियू रुयान अपनी लंबाई के कारण वास्तव में एक डायनासोर जैसी दिख रही थी, लेकिन लियू रुयान मजाक के मूड में नहीं थी। उसने सीधे बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। बच्चे ने डरकर तुरंत ड्राइंग वापस कर दी। आंखों में आंसू लिए उसने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। लियू रुयान ने तुम्हें ड्राइंग सौंप दी। उसने झूठी उदासीनता के साथ पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हंसते हुए सवाल को टाल दिया, स्टैंड पर ड्राइंग करके पैसे कमा रहा हूँ। ये कहकर तुम मुड़े और एक बुजुर्ग महिला का चित्र बनाना जारी रखने के लिए अपने स्टैंड की ओर दौड़ पड़े। लियू रुयान ज्यादा दूर नहीं गई, वो चुपचाप तुम्हें देखती रही। तुमने अपना सिर झुकाया और ब्रश को सहजता से चलाया। हर स्ट्रोक बिना किसी हिचकिचाहट के सटीक और सुदृढ़ था। समाप्त होने पर उस बुजुर्ग महिला ने तुम्हें 10 युआन दिए और संतुष्ट होकर तुम्हारी तारीफ की कि तुमने उन्हें 10 साल छोटा दिखा दिया है। तुमने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले से ही युवा हैं। वह बुजुर्ग महिला हंसती हुई चली गई। तुम स्टैंड समेटने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारे सामने 2 लंबी टांगे आकर रुक गईं। अपना सिर उठाए बिना ड्राइंग को पकड़े हुए तुमने कहा, 10 युआन 10 मिनट। वाक्य पूरा करने से पहले तुमने अचानक अपना सिर उठाया। लियू रुयान, तुम अभी तक गई नहीं।
तुम जानते थे कि लिu रुयान पास में ही काम करती थी, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा था कि वह इस पद पर होगी। लिu रुयान ने शांत लहजे में तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। पुल के दूसरी पार किसी साथी के खाने की तलाश में जा रहा हूँ। उसकी नजर तुम्हारे चित्र फलक पर टिक गई। और तुम्हें ये सब करना आता है? तुम्हारा दिमाग पूरी रफ्तार से काम करने लगा और तुमने तुरंत एक दुष्ट प्रेमी का रवैया अपना लिया। अरे क्या तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी? मैं बहुत कुशल हूँ, मैं अकेले ही बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लिu रुयान की नजर गहरी और रहस्यमयी थी। उसने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए। तुम जल्दी से उठ खड़े हुए और अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए बोले, आज मैंने 40 कमाए हैं, कल के लिए मेरी सारी बुकिंग पहले से ही फुल है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम तो किसी काम के नहीं हो। आखिर में अपराध बोध की वजह से तुम्हारी आवाज धीमी हो गई, लेकिन तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब लिu रुयान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक हल्की सी हूं की आवाज की। उसने अपने लाल होठों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें याद आया कि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम कुछ खरीदने के लिए पैसे कमाना चाहते हो? अपनी यादों में टटोलते हुए आखिरकार तुम्हें वो क्लासिक डायलॉग याद आ गया, मैं साइकिल के पीछे बैठकर हंसने से बेहतर एक BMW में बैठकर रोना पसंद करूंगा। लिu रुयान काफी देर तक चुप रहा और उसने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया, समझ गया। ये कहकर वो मुड़ा और चला गया। तुमने उसे अपने कांपते दिल से दूर जाते देखा। यकीनन इस बार वो बहुत ज्यादा नाराज हुआ था, लेकिन लिu रुयान को वापस लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। बिना कुछ बोले उसने तुम्हारे सामने एक खाने का डिब्बा रख दिया। उसे खोलने पर तुम दंग रह गए। 3 मांस के व्यंजन और एक सब्जी का व्यंजन। क्या कंपनी का खाना अब इतना अच्छा होने लगा है? तरबूज बेचने वाले बूढ़े दुकानदार ने तुम्हें हंसते हुए देख लिया और कहा, ये उसने तुम्हारे लिए अलग से खरीदा है। मैंने देखा था कि वह खुद तो सिर्फ सब्जियों के डिब्बे ले जा रही थी। उस बूढ़े ने ब्रेड का एक टुकड़ा चबाते हुए पूछा, वो लड़की तुम्हारे साथ इतनी अच्छी है, तुम उससे इस तरह क्यों बात करते हो? तुमने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि मैं एक नंबर का कमीना हूँ। दुकान बंद करने के बाद तुम सीधे सुपरमार्केट में कुल्ली का काम करने चले गए। रात के 9 बजे काम से छूटने के बाद तुम टेबल के सामने बैठकर फिर से स्केचिंग करने लगे। उसी समय ताले में क्लिक की आवाज हुई। लिu रुयान अंदर आया। तुम ये याद करके सन्न रह गए कि तुमने ही नियम बनाया था कि घर 10 बजे से पहले आना है। अभी 10 कैसे बज गए? तुम्हारे मुंह से अचानक ये वाक्य निकल गया और जैसे ही तुमने ये कहा, तुम्हारा मन किया कि तुम खुद को एक तमाचा मार लो। ऐसा लगा जैसे तुम्हें उसके जल्दी आने से परेशानी हो रही हो। लेकिन लिu रुयान ने बेरुखी से बस इतना कहा, आज ज्यादा काम नहीं था इसलिए मैं जल्दी निकल आई। तुम अपनी पेंटिंग में ध्यान लगाए रहे। उसके पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है और वह अपनी पूरी सैलरी तुम्हें सौंप देता है। उसका एकमात्र मनोरंजन लाइब्रेरी जाकर किताबें उधार लेना है। माहौल को असहज महसूस करते हुए तुमने अनौपचारिक रूप से एक बात पूछी, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? लिu रुयान ने बिना सिर उठाए 5 अक्षर कहे, द पुअर चार्लीज ऑलमनाक, गरीब चार्ली का पंचांग। तुम उसी पल ठंडे पड़ गए। अब बहुत हुआ। ये मोहतरमा जो तुमसे नाराज थी अब अमीर बनने के तरीके सीखने लगी है। तुम असहज महसूस करते हुए बिस्तर पर चले गए। चुपचाप तुमने घर की बचत का हिसाब लगाया। लिu रुयान ने कहा था कि मकान का किराया जल्द ही चुकाना है। तुमने अभी अभी मकान मालिक को किराया ट्रांसफर किया है और तुम फिर से पूरी तरह से कंगाली में लौट आओगे। लेकिन लिu रुयान ने किताब छोड़ी और अपनी खोजी नजरों से तुम्हें देखते हुए कहा, तुम्हारी पेंटिंग करने की कला बहुत बेहतरीन है। तुमने ये सब कब सीखा? तुमने झटके से मोबाइल बंद किया और दूसरे सवाल के साथ जवाब दिया, और मैंने तो अभी तक तुमसे पूछा ही नहीं। ऐसा कैसे है कि ग्रेजुएशन करते ही तुमने 30 अरब की वैल्यू वाली कंपनी खड़ी कर दी? उसका लहजा शांत था। मैंने फाइनेंस की पढ़ाई की है। तुम्हारे पास शब्द ही नहीं बचे। तो फिर तुम्हारे साथी तुम्हारी तरह इतने कमाल के क्यों नहीं है? लिu रुयान ने अपनी एक भौं उठाई। वे भी मेरी तरह पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए हैं। अब वाकई तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था। ये सच है कि उसका दिवालिया होना काफी दुखद है। वो खर्च और ट्रांसफर करने पर प्रतिबंधित है। उसके सारे बैंक कार्ड फ्रीज हैं और सैलरी सिर्फ तुम्हारे अकाउंट में आ सकती है, अन्यथा जैसे ही वो आएगी खाली हो जाएगी। तुम्हें थोड़ी सी हमदर्दी महसूस हुई और हकलाते हुए तुमने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, यकीनन तुम फिर से वापसी कर पाओगे। तुमने उसे थके हुए चेहरे के साथ देखा। तुम्हें याद आया कि वह दोपहर में यहाँ से गुजरा था और तुमने उससे पूछा, क्या तुम पास में ही काम करते हो? लिu रुयान ने सिर हिलाकर मना किया, उतनी पास नहीं। घर पैदल वापस आने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। तुमने त्योरियां चढ़ाई। 3 किलोमीटर? क्यों न मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीद दूं? तुम्हारे ये कहते ही लिu रुयान के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। वह बिना एक शब्द बोले तुम्हें एकटक देखने लगा। तुम जानते थे कि उसे तुम्हारा वह जुमला याद आ गया था, मैं BMW में रोना पसंद करूंगा, साइकिल की पिछली सीट पर हंसने से बेहतर। अगले ही पल उसने किताब फेंकी, उठा और लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तुमने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें मुझे अभी भी जवाब देना है? कल मैं तुम्हें साइकिल चुनने में मदद करूंगा। अंधेरे में लिu रुयान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कल मकान का किराया देना है? ठीक है, किराया देने के बाद मैं और पेंटिंग करूंगा। इस महीने मैं पक्का तुम्हारे लिए इसे खरीद सकता हूँ। लेकिन उसने केवल कुछ ठंडे शब्द कहे। अगले दिन वे सचमुच इतने गरीब हैं कि एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते। फिर भी तुम अपना ड्राइंग पैड लेकर बाहर निकल गए। सुबह के समय जमकर काम करके तुमने 60 युआन कमाए। जब वह मुस्कुराई तो उसके 2 छोटे नुकीले दांत दिखाई दिए। क्या तुम मेरे लिए एक चित्र बना सकते हो? तुमने माफी मांगते हुए मना कर दिया, मुझे दोपहर में कुछ काम है, शायद कल। गुलाबी बालों वाली लड़की मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया, तो कल मैं तुम्हारी पहली ग्राहक बनूंगी। उसने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा नाम बाई निंगबिंग है, मैं सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में तीसरे साल की छात्रा हूँ। तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। तुम सेंट्रल एकेडमी से हो? तो फिर तुम मुझसे ड्रा करने के लिए क्यों कह रही हो? बाई निंगबिंग ने
ने आंख मारी और इतनी कोमल आवाज में बोली कि लगा जैसे पानी निचोड़ रही हो। मुझे तुम्हारी ड्राइंग का स्टाइल पसंद है। उसने न केवल तुम्हारी तारीफ की बल्कि ड्राइंग पैड उठाने में भी तुम्हारी मदद की। सेंट्रल एकेडमी के एक छात्र से मिली इस पहचान ने तुम्हें बहुत गौरवान्वित किया। वे तुरंत दोस्त बन गए और उत्साह पूर्वक बातें करने लगे। लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि मेट्रो के गलियारे के दूसरी तरफ एक महिला खड़ी होकर उन्हें एकटक देख रही है। उसके होंठ भींचे हुए थे और उसकी त्योरियां छड़ी हुई थी। उसके हाथ में जो संतरा था उसे उसने तब तक दबाया जब तक कि उसका रस बाहर नहीं निकल गया। तुमने देखा कि कैसे लियू रुआन ने उस कुचले हुए संतरे को पूरी ताकत से फेंका सीधे कचरे के डिब्बे में। आज वो बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है। जैसे ही वो घर आया उसने दराजों को खंगालना शुरू कर दिया। शोर इतना ज्यादा था कि तुम पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। तुम खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, क्या ढूंढ रहे हो? लियू रुआन ने स्याही जैसी काली आंखों से तुम्हें देखा और कहा, मैं अलमारी के सारे कपड़े धोने जा रहा हूँ ताकि उनमें फफूंद न लगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने तुम्हें बाथरूम से आवाज दी। अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने ब्रश फेंका और कहा, अब और क्या है मेरी सुश्री लियू। लेकिन लियू रुआन चुपचाप बिस्तर पर चढ़ गया, एक किताब उठाई और पढ़ने का नाटक करने लगा। अब तुम्हारी बारी थी चिढ़ने की। तुमने समय देखा, 11 बज रहे थे। तुमने केवल 7 स्केच बनाए थे, सब उसकी वजह से। गुस्से में तुम आगे बढ़े और एक झटके से उसके चेहरे से किताब छीन ली। अब और मत पढ़ो। लियू रुआन की काली आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं और उसने भारी आवाज में कहा, तो फिर मैं नहीं पढ़ता। तुमने हार नहीं मानी। तुम्हें आज क्या हुआ है? क्या तुम्हें अचानक हाइपर एक्टिविटी हो गई है? लेकिन वो नहीं बोला। उसकी आंखें तुम्हारे होठों पर टिक गईं। तुम थोड़ा और करीब आए। तुम गूंगे क्यों बन रहे हो? तुम्हारी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। ठीक उसी समय जब तुमने सोचा कि वह तुम पर इस कदर नाराज होगा कि बीमार पड़ जाए और तुमने पीछे हटने का फैसला किया, लियू रुआन अचानक बोला, तुम पेंटिंग करते रहो, मैं पानी की एक बोतल खरीदने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो बिस्तर से उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें यह अजीब लगा, रात के इस पहर में अचानक पानी खरीदने बाहर क्यों जाना? तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए तुमने सोचना छोड़ दिया। तुम पेंटिंग करते रहे। आखिरकार सबसे जरूरी चीज तो पैसे कमाना है। तुमने अभी कुछ ही लकीरें खींची थी कि कागज पर बिना किसी वजह के पानी की एक बूंद आ गिरी। तुमने सहज रूप से अपना सिर छत की तरफ उठाया। तुम्हारे ठीक ऊपर चमकीली बूंदों की एक कतार लटक रही थी। धत्त तेरे की, ऊपर वाले पड़ोसी के यहाँ से पानी टपक रहा है। तुमने जल्दी से कागज उठाया और उसे सुरक्षित रख दिया। फिर तुम बाथरूम में गए ताकि पानी इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन ला सको और उसे पानी रोकने के लिए टेबल पर रख दिया। तुमने जूते पहने और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ दौड़े। दरवाजा खटखटाते हुए तुम चिल्लाए, क्या कोई है? आपके घर से पानी रिस रहा है। तुमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। शोर की वजह से बगल के पड़ोसी जाग गए, लेकिन ऊपर रहने वाले निवासी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। पड़ोसी ने सिर बाहर निकाला और कहा, ऐसा लगता है कि ये घर पिछले कई दिनों से खाली है। बेहतर होगा कि तुम मैनेजमेंट को फोन करो ताकि वे आकर एक बार देख लें। तुमने जल्दी से फोन निकाला और मैनेजमेंट को कॉल किया। लाइन के दूसरी तरफ तुमने कहा, हेलो, मैं भी एक 01 का निवासी हूँ। ऊपर के फ्लोर से पानी रिस रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। क्या आप किसी को इसकी जांच करने के लिए भेज सकते हैं? मैनेजमेंट ने उबासी लेते हुए तुमसे पूछा, कितना पानी रिसा है? तुम बहुत घबराए हुए थे। शुरुआत में सिर्फ बूंदें थी, लेकिन अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि ऊपर के फ्लोर में कोई पाइप फट गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर में बाढ़ आ जाएगी। मैनेजमेंट का लहजा अभी भी सुस्त था। मैं ऊपर वाले निवासी को फोन करके पूछता हूँ कि क्या बात है। तुमने ठीक है कहकर जवाब दिया। फोन काटा और दौड़कर अपने घर आ गए। पहुँचने पर तुमने देखा कि वास्तव में पानी का रिसना लगातार गंभीर होता जा रहा था, यहाँ तक कि ये आसपास के हिस्सों में भी फैलने लगा था। तुम्हारे पास पानी इकट्ठा करने के लिए बाथरूम से दूसरा बर्तन ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैनेजमेंट को फोन किए 20 मिनट बीत चुके थे और उनका कोई अता पता नहीं था। तुम्हें दोबारा फोन करके पूछना पड़ा, क्या आप ऊपर वाले निवासी से संपर्क कर पाए? मैनेजमेंट ने रूखा सा जवाब दिया, हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में पहले कभी इतनी परेशान करने वाली बात नहीं हुई थी। हालांकि तुमने इसे सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की थी। परेशानियां एक के बाद एक आती ही जा रही थी और रही सही कसर पूरी करने के लिए लियू रुआन, जो पानी खरीदने बाहर गया था, अभी तक वापस नहीं आया था। तुम उसे मदद के लिए फोन करना चाहते थे, लेकिन अचानक तुम्हें याद आया कि लियू रुआन के पास तो मोबाइल भी नहीं था। हम किस जमाने में जी रहे हैं, यह अविश्वसनीय है। तुमने सोचा कि साइकिल से ज्यादा लियू रुआन को इस समय जिस चीज की सबसे सख्त जरूरत थी वो एक मोबाइल फोन था। तुम ऊपर वाले से संपर्क नहीं कर पा रहे थे और मैनेजमेंट भी किसी काम का नहीं था। तुम पूरी तरह से हताश हो चुके थे। तुम बस रिसाव वाले इलाके से चीजों को हटा सकते। ठीक उसी पल सफेद रोशनी की एक चकाचौंध भरी चमक खिड़की के पार निकल गई, जिससे रात इस तरह रोशन हो गई जैसे दिन का समय हो। एक कान फोड़ू गर्जना से ऐसा लगा मानो आसमान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारी सांसें अचानक तेज हो गईं। तुम्हें उस याद का तूफान याद आ गया। विशाल खिड़की के बाहर बिजलियां कड़क रही थीं और बादल गरज रहे थे। तुम जो केवल 7 या 8 साल के थे, बस बिस्तर में दुबक कर फूट फूट कर रो सकते थे। तुम्हारे माता पिता हमेशा बहुत व्यस्त रहते थे, पूरे देश में यात्रा करते रहते थे। केवल तुम ही उस खाली घर में अकेले रह जाते थे। उस दौर का आसमान बहुत काला होता था और बादलों की गर्जना बहुत तेज। तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने का डर उसी पल जाग उठा। तुम बिस्तर के एक कोने में सिमट गए। उसी समय लियू रुआन सबसे सस्ती ठंडी मिनरल वाटर की बोतल खरीद कर वापस आ गया था। बैठकर केवल एक कसरत वाले उपकरण पर सिर झुकाए हुए वो घूंट घूंट करके
के पी रहा था। पेकिंग की रात भेड़िए के मुंह की तरह काली थी। ऊंचे भवनों की दुनिया में तुम खुद को महत्वहीन, लगभग दम घुटता हुआ महसूस करते थे। तुम जानते थे कि वह गरीबी में पला बड़ा था। उसके पिता की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और उसकी माँ और उसके दादा ने उसे आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में विज्ञान का सबसे अच्छा छात्र था। कहा जाता था कि जिन सभी शिक्षकों ने उसे पढ़ाया था वे उसे अपने गौरव के रूप में देखते थे। वह अपने सहपाठियों के आकर्षण का केंद्र था। कहा जाता था कि विश्वविद्यालय के अपने दूसरे वर्ष में ही उसने अपने सहपाठियों के साथ एक व्यवसाय शुरू कर दिया था। कोड लिखने और कंपनी का प्रबंधन करने के लिए देर रात तक जागता था, जिससे कंपनी का मूल्य दर्जनों अरबों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर कोई नहीं जानता कैसे कंपनी पर अचानक हमला हुआ। उसे पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और अंत में उस पर बड़ी मात्रा में धन का कर्ज हो गया। वह व्यवसाय जो इतनी अच्छी तरह चल रहा था वह भी रुक गया। लियू रोयान को यह भी संदेह था कि क्या उसने किसी को ठेस पहुंचाई है, लेकिन व्यवसाय जगत के वे दिग्गज स्पष्ट रूप से उसकी सराहना करते थे। उनके पास उसे दबाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन तुम पक्के तौर पर जानते थे कि वे अचानक हुए हमले उसी की ओर लक्षित थे। लियू रोयान नहीं जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन था। अब उसके पास कुछ नहीं था और सच्चाई की जांच करना तो दूर की बात थी। उसने ठंडे पानी का एक घूंट पिया। ठंडक उसके गले से नीचे उतर गई, शायद उसके विचारों को स्पष्ट करने के लिए। दिवालिया होने के बाद ऐसा लगता था कि उसे शायद ही कभी अकेले रहने का समय मिलता था। सोने के अलावा तुम हमेशा उसे काम करने और पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे या उसे ये और वो करने के लिए भेजते थे। हाल ही में तुम अधिक शांत रहे थे। तुमने अपने दम पर एक अतिरिक्त काम ढूंढा था। उसने निश्चित रूप से सोचा होगा कि तुम्हारा रवैया अजीब था, जैसे कि तुम उसे छोड़ना चाहते हो। लियू रोयान ने निश्चित रूप से दोपहर में जो देखा था उसके बारे में फिर से सोचा। तुम और वह गुलाबी कपड़ों वाली लड़की बहुत उत्साह से बात कर रहे थे और तुम्हारी मुस्कान शायद उससे कहीं अधिक सच्ची थी जब तुम उसके साथ थे। उसके हाथ में मिनरल वाटर की बोतल निश्चित रूप से भींच गई थी। बर्तन धीरे धीरे विकृत हो गया और बचा हुआ आधा पानी छलक गया, जिससे उसका हाथ भीग गया। वह अपने विचारों को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहा था, है ना? तुम जानते थे कि गहराई में वो निराश और कटु महसूस कर रहा था, जब तक कि बिजली नहीं कड़की और उस महिला ने जो अपना सिर नीचे किए हुए थी अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाई। वह घर लौटने के लिए दौड़ी। तुमने लिविंग रूम की लाइट जलती छोड़ दी थी। जब लियू रोयान ने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसने निश्चित रूप से तुम्हें बिस्तर के एक कोने में दुबके हुए देखा, पीले चेहरे के साथ, डर से खाया हुआ। वह जल्दी से बिस्तर के पास आया। उसने तुम्हारे कंधे पर थपकी दी और पूछा, फैन श्याओ फैन, क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? तुमने अपनी आंखें खोली और शिकायत की, घर में पानी का रिसाव हो रहा है। ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। लियू रोयान ने मेज पर रखे 2 बर्तनों को देखा, लेकिन उसने निश्चित रूप से सोचा कि पानी का रिसाव महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात खिड़की के बाहर का तूफान और बिजली का कड़कना था। उसने तुमसे सावधानी से पूछा, क्या तुम्हें बिजली कड़कने से डर लगता है? तुम एक पल के लिए झिझके। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह संदेह नहीं करेगा, तुमने सावधानी से सिर हिलाया। लियू रोयान ने तुम्हें गहराई से देखा, तुम्हारा फोन लिया और प्रशासन को फिर से फोन किया। पहले वो रिसाव की समस्या को हल करना चाहता था। इस बार प्रशासन ने और भी अधिक दृढ़ता से इनकार कर दिया और उनका लहजा और खराब था। रात के इतने बज चुके हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊँ? इसके अलावा अगर मैं जाता भी हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, मुझे ताला खोलना नहीं आता। तुमने लियू रोयान को धीमी आवाज में गाली देते हुए सुना और तुरंत बाद उसने पुलिस को फोन किया। घरों में पानी का रिसाव प्रशासन का काम है, हम केवल मध्यस्थता करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इतनी देर हो चुकी है और इतनी तेज बारिश हो रही है, बेहतर होगा कि आप अभी के लिए किसी होटल में चले जाएं। तुमने लियू रोयान को गहरी सांस लेते हुए देखा, जैसे कि वह सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। पानी तेजी से टपक रहा था, लेकिन कल तक जब ताला खोलने वाला आएगा तब तक घर में बाढ़ नहीं आएगी। लियू रोयान ने निश्चित रूप से फर्श पर पानी देखा। तुमने उसे पहले ही साफ कर दिया था। तुमने सोचा कि उसे हैरान होना चाहिए। फिर लियू रोयान ने चादर उठाई जो लगभग फर्श पर घिसट रही थी, सब कुछ बिस्तर के नीचे डाल दिया, अच्छी तरह से दबाकर, ताकि वो भीगे नहीं। तसले में गिरती बूंदों की आवाज बहुत तेज थी। उसने 2 स्वेटर ढूंढे और उन्हें तसले में रख दिया। कपड़े से आवाज कम होने के कारण यह वास्तव में बहुत धीमी हो गई। लियू रोयान तुम्हारे पास बैठ गया और धीमी आवाज में कहा, ताला खोलने वाला कल सुबह 8 बजे आएगा, पहले सो जाओ। लगभग 12 बज चुके हैं। इससे पहले कि तुम राहत की सांस ले पाते, एक बिजली खिड़की के पार चमकी। तुम जानते थे कि एक और तेज बिजली कड़केगी। तुम खुद को एक कैदी की तरह महसूस कर रहे थे जो फांसी का इंतजार कर रहा हो, घातक प्रहार का इंतजार कर रहा हो। बूम बूम बूम, पिछले वाले से भी तेज बिजली कड़की। अचानक तुमने खुद को एक गर्म आलिंगन में लिपटा हुआ पाया। उसके शरीर की वो ठंडी और सुखद सुगंध तुरंत ही तुम्हारे चारों ओर फैल गई। तुमने भी अनगिनत बार तूफानी रातों में ये चाहा था कि तुम्हारे माता पिता अचानक वापस आ जाए और तुम्हें गले लगाकर कहें कि डरो मत। अफसोस की वह इच्छा एक बार भी पूरी नहीं हुई। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि अब जो तुम्हें गर्मजोशी दे रहा था वो केवल कागज का एक चरित्र था, एक उपन्यास की नायिका जो नियति के कारण तुम्हारी नहीं थी, लेकिन वह गर्मजोशी बहुत कीमती थी। अगले दिन ताला खोलने वाला आ गया। प्रशासन की गवाही के तहत उन्होंने ऊपर की मंजिल के दरवाजे को जबरदस्ती खोला और पाया कि यह कोई टूटा हुआ पाइप नहीं था, बल्कि ऊपर का पड़ोसी जाने से पहले नल को ठीक से बंद करना भूल गया था। पानी सिंक से ऊपर उठकर बह गया और उसके पूरे घर में बाढ़ आ गई। दोनों
दोनों मंजिलों के मालिक एक के बाद एक आए। जल्द ही वे मुआवजे और मरम्मत पर सहमत हो गए। उसी दिन उन्होंने दीवार को पेंट करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन ताज़ा पेंट की गई दीवार में एक सप्ताह तक फॉर्मलाडेहाइड रहेगा। ऊपर की मंजिल के मालिक ने उनके लिए एक होटल किराए पर लिया ताकि वे अस्थायी रूप से वहाँ चले जाएं। नुकसान ये था कि बाथरूम का शीशा पारदर्शी था। तुम्हारा मन किया कि डिजाइनर को पकड़कर पूछो कि वो आखिर सोच क्या रहा था। क्या होटल में रुकने वाले सभी जोड़े इतनी स्पष्टता स्वीकार कर सकते हैं? बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। लियू रोयान नहाने गया। तुम बिस्तर पर उसकी तरफ पीठ करके बैठे थे, एक ड्राइंग पैड पकड़े हुए, और अपने आप से बुदबुदा रहे थे, रूप ही शून्य है, शून्य ही रूप है। मैं कोई विकृत व्यक्ति नहीं हूँ, सच में मैं नहीं हूँ। लियू रोयान की आवाज तुम्हारे सिर के ऊपर से आई। तुम ड्राइंग करना जारी क्यों नहीं रखते? तुमने झटके से अपनी आंखें खोली। एक चौंकाने वाली शुद्धता और भव्यता वाला चेहरा तुम्हारे सामने असीम रूप से बड़ा हो रहा था। 3 खंडों और 5 आंखों का स्वर्ण अनुपात, एक सीधी और पतली नाक, भौहें और आंखें पानी की तरह ठंडी। वो इतनी खूबसूरत थी कि तुम्हारे दिल की एक धड़कन रुक गई। वह चेहरा बहुत अवैध था। लेखक ने ऐसा चेहरा कैसे बनाया होगा? ये न कहें कि पुरुष नायक उसके लिए पागल हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी बिल्ली या कुत्ता जो वहाँ से गुजरे वो उसे 1-2 बार और देखे बिना नहीं रह सकेगा। तुम जल्दी से एक छलांग लगाकर उठ बैठे, जैसे कोई मछली कूद रही हो, और अपराध बोध के साथ कहा, मैं ड्राइंग में अटका हुआ हूँ। लियू रोयान की नजर तुम्हारे परिदृश्य पर पड़ी। उसने तुम्हें एक सुझाव दिया, तो कुछ और बनाओ। हर किसी को पृष्ठभूमि के रूप में परिदृश्य का उपयोग करना पसंद नहीं होता। अचानक तुम्हारे दिमाग में बाई निंगबिंग का ख्याल आया, जिसे तुम अकेला छोड़ आए थे। बाई निंगबिंग का रूप प्यारा था। न केवल वो कामुक विचारों को उत्तेजित नहीं करती थी, बल्कि इसके अलावा वह तुम्हें तुरंत अपने मन को शांत रखने की अनुमति देती थी। तुमने फैसला किया, तुम उसी का चित्र बनाओगे। ठीक कल जब तुम स्टॉल पर वापस जाओगे तो तुम काम सीधे सौंप सकते हो। लियू रोयान हाथ में एक किताब लिए पास आया। ऐसा लग रहा था कि वो बिस्तर पर लेटकर पढ़ने जा रहा था, जब तक कि अनजाने में उसने एक नजर डाली और एक महिला का रेखा चित्र देखा, जिसे तुमने अभी अभी बनाया था। चेहरे का आकार और हेयर स्टाइल दोनों ही वे कल दोपहर की उस गुलाबी कपड़ों वाली लड़की से बहुत मिलते जुलते थे। लियू रोयान का चेहरा तुरंत ही उदास हो गया। उसने उससे कहा था कि परिदृश्य न बनाए, और वह दूसरी महिला का चित्र बनाने बैठ गया था। लियू रोयान लगभग गुस्से से हंस पड़ा, लेकिन एक चित्र के कारण नाराज होना उसे बहुत संकीर्ण दिमाग वाला दिखाएगा। इसलिए भौहें सिकोड़कर वो पास आया और झूठी उदासीनता के साथ पूछा, तुम किस स्टार का चित्र बना रहे हो? यहाँ तक कि उसने तुम्हारे लिए एक बाहर निकलने का रास्ता भी तैयार कर दिया था, बशर्ते कि तुम उसकी बात का पालन करो। कौन सोच सकता था कि बिना सिर उठाए तुम जवाब दोगे, वो मेरी एक ग्राहक है। हमने तय किया था कि मैं आज सुबह उसका चित्र बनाऊंगा, लेकिन मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। कथानक उसकी बात का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा था। लियू रोयान का लहजा अजीब लग रहा था। तुम कितने चौकस हो। व्यवसाय तो व्यवसाय है, बेशक ग्राहकों को ध्यान में रखना होगा। तुम सिर झुकाए चित्र बनाते रहे। लियू रोयान का चेहरा और भी उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा था कि बिना नाराज हुए तुम्हारे चित्र को शिष्टता से कैसे फाड़ा जाए। ठीक उसी पल अचानक तुम चिल्लाए। मैं भूल गया कि वो बिल्कुल कैसी दिखती थी। क्या उसकी आंखें आड़ू के फूल जैसी हैं? लियू रोयान की भींची हुई मुट्ठियां तुरंत ढीली हो गईं। ऐसा लगा कि उसका गुस्सा तुरंत ही गायब हो गया था। वो केवल एक राहगीर थी जिसका रूप उसे याद नहीं था। उसे किस बात की जलन होनी थी? लियू रोयान ने झूठी उदारता के साथ कहा, शायद तुम उसे किसी और दिन देखोगे, तब तुम उसका व्यक्तिगत रूप से चित्र बनाना। तुमने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। ठीक है, इसलिए तुमने आधा अधूरा स्केच रख दिया और तुम जानवरों वाले बैकग्राउंड बनाने लगे। चेहरे के हाव भाव के बिना ड्राइंग का वह कागज तुमने दोनों के बिस्तर पर पड़ा छोड़ दिया। लियू रोयान, जो उदार होने का नाटक कर रहा था, उस ड्राइंग को देख रहा था और हर बार उसे ये अधिक कष्टप्रद लग रही थी। निश्चित रूप से उस समय वह इसे कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहता था, लेकिन उसने तुम्हारे मिजाज के बारे में सोचकर खुद को रोक लिया। अगली सुबह तुम फिर से स्टॉल लगाने गए। आज भूमिगत मार्ग में बहुत कम लोग थे, यहाँ तक कि सैंडल वाले सज्जन भी नहीं आए थे। तुमने आज्ञाकारी रूप से पैड रखा और काम शुरू करने की तैयारी की। तुमने पूरी सुबह इंतजार किया और केवल 2 चित्र बनाए। ऐसा लगता है कि एक दिन की अनुपस्थिति के कारण नियमित ग्राहक भी चले गए थे। तुम सोच रहे थे कि क्या कल स्टॉल लगाने के लिए किसी अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाया जाए, शायद व्यवसाय बेहतर हो जाएगा।